So, hello everyone. This is going to be very important video as far as VAPT is concerned क्योंकि आज हम जो कवर करेंगे वो वल्नरेबिलिटी को पहचानने में हमें उसे ढूंढने में बहुत हेल्प करेगा और ये एक ओवरऑल VAPT गाइड बुक है और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ऑस्प है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो हेल्प करती है वल्नरेबिलिटी ढूंढने में और हमारे जो सिस्टम है हमारे कंप्यूटर्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या रोल्स रहते हैं इससे। तो ये क्या है हम डिटेल में देखेंगे और ये है ऑस्प। इसे तुम ऑस्प प्रोनाउंस कर सकते हो लाइक ऑस्प। ओके, एनीवेज लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई वेबसाइट या ऐप यूज़ करते हो तो उसमें कितनी जगह ऐसी होती हैं जहाँ से एक हैकर अंदर घुस सकता है। और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी चेकलिस्ट की, ऑस्प टॉप 10। और इसे टॉप 10 क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। अगर आप वेब डेवलपर हो, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो या बग बाउंटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। हम एक एक करके सारी 10 वल्नरेबिलिटीज डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन, रूट कॉज, रियल अटैक वर्कफ्लो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, डिटेक्शन टेक्निक्स, प्रिवेंशन और कौन से टूल्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, सारा कुछ देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि टॉपिक ही इतना डीप है, तो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक कंप्लीट SDLC विच इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी दिखाऊंगा जो कंपनीज फॉलो करती हैं। तो शुरू करते हैं। ऑस्प क्या है? व्हाट इज ऑस्प? सबसे पहले समझते हैं ये ऑस्प क्या है। ऑस्प का फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर रिसर्च करती है और डेवलपर, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और कंपनीज को फ्री रिसोर्सेज देती है। ओके। ऑस्प का कुछ सालों में एक लिस्ट रिलीज करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ऑस्प टॉप 10 कहते हैं। ये लिस्ट बताती है कि उस वक्त वेब एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा डेंजरस वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। ये लिस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुकी है। सारी कंपनीज इस टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ जो सबसे कॉमन है वो फॉलो करती है, विच इज़ गिवन बाय द ऑस्प, विच इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो या सिक्योर कोडिंग का काम करते हो तो ऑस्प टॉप 10 आपकी बेस लाइन होती है। इसमें हर वल्नरेबिलिटीज़ का अपना एक कोड होता है, जैसे A01, A02 ऐसा। और साथ में एक CWE नंबर भी होता है। CW का मतलब होता है कॉमन वीकनेस इन्यूमरेशन। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड नंबरिंग सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर वीकनेसेस को कैटेगराइज करता है दुनिया भर में। चलिए एक एक वल्नरेबिलिटीज को डिटेल में समझते हैं, विच इज़ द लेटेस्ट टॉप 10 ऑस्प list of 10 vulnerabilities. So number 1, which is 0A01, broken access control. अब ये क्या है? सबसे पहला नंबर इसी का आता है, विच इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और
जिसकी सिवियरिटी है क्रिटिकल। अब ये क्या होता है? CW नंबर है 284। अब इसको डिटेल में देखते हैं। आई थिंक ज़्यादा छोटा लिख दिया है मैंने। अब दिख रहा होगा तुम्हें। फाइन। सिंपल भाषा में समझो, जब एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र, मतलब जो ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, वो ऐसी चीज़ कर पाता है या देख पाता है जो उसको अलाउड नहीं होनी चाहिए, तब हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल ब्रोकन है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं हो रहे। इसका रूट कॉज क्या क्या हो सकता है? इसके पीछे 3 मेजर रीज़न होते हैं। सर्वर सर्वर साइड ऑथराइजेशन चेक मिसिंग होना। मतलब फ्रंट एंड पे तो हम बटन छुपा दिया हमने, लेकिन बैक एंड पे चेक नहीं किया कि यूज़र एक्चुअली अलाउड है या नहीं है। सेकेंड इज इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, जिसे हम शॉर्ट में IDOR भी कहते हैं। ओके। कोर्स मिसिंग, यहाँ लिखा है मैंने, कोर्स मिसकन्फिगरेशन एंड फोर्स्ड ब्राउजिंग। मतलब कोई भी URL डायरेक्टली टाइप करके रिस्ट्रिक्टेड पेज तक पहुंच सकता है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? काफ़ी खतरनाक। अगर ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाए तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अनऑथराइज्ड डेटा एक्सपोजर, अकाउंट टेक ओवर, प्रिविलेज एक्सकलेशन, और वर्स्ट केस में पूरे डेटा सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, स्पेशली मल्टी टेनेट SaaS ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके। और इसका अटैक वर्कफ्लो क्या होता है? ये सारे OSP के वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। ये सारे फ्री सोर्सेस हैं जो सारी कंपनीज यूज़ करती हैं और इसको बेस लाइन मान के चलती हैं कि ये OSP के थ्रू जितने भी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो एटलीस्ट चेक हो while auditing the cyber security, basically security of the company. सी, एक अटैकर इस वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। सबसे पहले वो एप्लीकेशन के एंड पॉइंट्स को इन्यूमरेट करता है, मतलब सारे पॉसिबल URLs और APIs रूट्स ढूंढता है। ओके। फिर वो ऑब्जेक्ट्स या ID या रोल्स को मॉडिफाई करता है। जैसे URL में यूज़र ID 5 है, उसको अटैकर ने US ID 6 बना दिया। ओके। अगर ऑथराइजेशन चेक वीक है तो वो चेक बाईपास हो जाता है और लास्ट में अटैकर रिस्ट्रिक्टेड डेटा तक पहुंच पाता है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, इससे तुम अच्छे से समझोगे। इसका एक क्लासिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है IDOR अटैक। IDOR, अब ये क्या होता है? सोचो एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे API URL में ACCT ID लिखी है, पैरामीटर होता है। अगर अटैकर सिर्फ इस नंबर को चेंज कर दे अपने से दूसरे कस्टमर के नंबर पे, और अगर बैकएंड पे प्रॉपर चेक नहीं है, तो वो दूसरे कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट देख सकता है। ये बहुत ही कॉमन रियल वर्ल्ड सिनारियो है जो बग बाउंटी रिपोर्ट्स में बार बार दिखती है। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? अच्छा सवाल है, देखते हैं डिटेक्ट कैसे करते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी टीम्स क्या क्या करती हैं? ऑटोमेटेड ऑथराइजेशन फजिंग टूल्स जैसे बर्ब सूट यूज़ करती हैं। इसके अलावा रोल मैट्रिक्स कोड रिव्यू होते हैं, मतलब मैन्युअली चेक किया जाता है कि हर रोल्स के पास सही परमिशन है या नहीं है। और IDOR फोकस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। फाइन। अब इसका प्रिवेंशन देखते हैं।
हाउ टू प्रिवेंट दिस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ऑब्वियसली अगर जिसने इसकी वल्नरेबिलिटीज बताई हैं मोस्ट कॉमन, उसने सोल्यूशन भी डेफिनेटली बताया होगा। किसने? ऑस्प ने। प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिनाई बाय डिफॉल्ट। यहाँ मैंने लिखा भी है। मतलब डिफॉल्ट स्टेट में किसी को भी एक्सेस नहीं मिलना चाहिए जब तक एक्सप्लिसिटली अलाउ ना किया जाए। सर्वर साइड चेक्स हर रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, चाहे फ्रंट एंड कुछ भी कहे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस यूज करो, मतलब डायरेक्ट डेटाबेस आईडीज एक्सपोज मत करो। इंस्टेड एक मैपिंग लेयर यूज करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सेस कंट्रोल लॉजिक को सेंट्रलाइज करो एक जगह, ताकि हर जगह अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ओके। टेस्टिंग टूल्स कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, इसके लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टूल है बर्ब सूट। काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फेमस। और एक और है, ओह यहाँ मैंने लिखा ही है, ऑस्प जैप। ये ऑस्प सिर्फ वल्नरेबिलिटीज़ नहीं बताती, ये इसके बनाए हुए, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए बहुत सारे टूल्स भी हैं। वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे तुमने बहुत फेमस है एक ऑस्प जूस सॉप सुना होगा, ये भी ऑस्प के द्वारा ही बनाया हुआ एक टूल है। ओके। डेवलपर चेकलिस्ट यही कहती है हर रिक्वेस्ट पे ऑथराइजेशन इन्फोर्स करो, एक्सेस फेलियर्स को लॉग और अलर्ट करो, और एपीआई रेट लिमिट करो ताकि बर्ब सूट टाइप इन्यूमरेशन ना हो पाए। फाइन। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें और पहली ऑस वल्नरेबिलिटी समझ में आई होगी। सी, हम ये इसलिए भी कर रहे हैं, तुमने सोचा होगा कि बहुत दिन से लिनक्स पे नहीं पढ़ा है। सी, व्हाट हैपेंस इज, एक पेन टेस्टर इज लाइक, तुम डायरेक्ट बैटल फील्ड पे जाने से पहले हथियार को चलाना सीखते हो। तुम्हारा जो राइवल है उसकी क्या क्या वीकनेसेस है ये सीखते हो। पुरानी लड़ाइयाँ कौन से वेपन से लड़ी गई वो सीखते हो। और जब तुम ये सारी चीज़ सीखते हो तब तुम एक्चुअल अटैक करते हो। तो हम टूल्स तो देख ही रहे हैं एन मैप। इसके रिगार्डिंग पेन टेस्टर को इसके लिए भी अवेयर होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज फेमस है जो ऑस्प देती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज वीकनेसेस कौन सी प्रेजेंट है सिस्टम में जिसको हम बाईपास कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी अ गुड पेन टेस्टर। फेयर इनफ। अब चलते हैं ऑस्प के सेकेंड वल्नरेबिलिटीज लिस्ट पे। ये 10 है, मे बी आज हम 5 ही देखें और कल देखें अगला 5, क्योंकि ये तुम्हें समझना ज़रूरी है। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ ताकि वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि तुम दोबारा ना बोलो। जैसे मैंने तुम्हें बताया, ऑस्प एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल या कुछ सालों में टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट निकालती हैं, और वो लिस्ट सारी कंपनीज यूज़ करती हैं एज देयर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कि ये तो पूरे होने ही चाहिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज आउट देयर। ओके। तो एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बनने के लिए तुम्हें यू हैव टू बी अ वेरी गुड awareness that what is happening right now in the industry and what's the uh, latest way to attack by the attackers। कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी तरीके यूज़ कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें सोशल इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी बताया था। दीज आर द वेपन्स, दीज आर द नॉलेज दैट वी गैदर, और ये सारे छोटे छोटे नॉलेज इकट्ठा करके हम एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, और हम देखेंगे और हम बनेंगे भी। श्योर। दूसरे वल्नरेबिलिटी पे चलते हैं, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स।
This is the second most famous, I would say, by the OSP obviously, and its criticality is high. Anyways, देखते हैं. अब दूसरा नंबर आता है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स. अब ये क्या है, जिसकी सीवियरिटी भी हाई है. CWE नंबर है 310. यू कैन चेक ऑन द गूगल. अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर सकते हो. कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट भी कर सकते हो, मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा. और हाँ, कल से शायद मैं तुम्हारा लाइव क्लास लूँगा, प्रोबेबली एट नाइट. तो वहाँ पे तुम डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे क्लास को, जिससे तुम्हारा मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. चलो बहुत हो गया, अब सेकेंड वल्नरेबिलिटीज़ पे चलते हैं. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ये तब होता है जब सेंसिटिव डेटा प्रॉपरली इनक्रिप्ट नहीं होती, चाहे वो ट्रांजिट में ना हो या रेस्ट में हो. ओके, चाहे वो ट्रांजिट में हो या रेस्ट में हो, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी वीक है, मिसिंग है या गलत कॉन्फ़िगर की गई है. इसका रूट कॉज है. इसके तीन मेजर कॉज हैं. सीक्रेट्स को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर या ट्रांसमिट करना, पुराने और वीक एल्गोरिदम यूज़ करना जैसे MD5. दीज आर द क्रिप्टोग्राफिक वेज. ओके, यू कैन चेक ऑन गूगल और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो. SHA-1, DES. और इनक्रिप्शन कीज़ को हार्डकोर करना या रीयूज़ करना, इसके काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट होते हैं. अगर ये एक्सप्लॉइट हो तो PII डेटा, फाइनेंशियल डेटा और क्रेडेंशियल एक्सपोज हो सकते हैं. कंपनीज को अगर GDPR और PCI DSS जैसे रेगुलेशंस के अंडर भारी फाइन्स भी लग सकती हैं. साथ ही रेप्यूटेशनल लॉस भी हो सकता है. ओके, अटैकर अटैक कैसे होता है इस पे ये देखते हैं. सबसे पहले अटैकर ट्रैफिक इंटरसेप्ट करता है, जिसे MITM या मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं. फिर वो पता करता है कि कौन सा वीक साइफर यूज़ हो रहा है. उसके बाद वो उस डेटा को क्रैक या डिक्रिप्ट करता है और हर लास्ट में क्रेडेंशियल हार्वेस्ट करता है. इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें बेटर समझ आएगा. देखो, एक ई कॉमर्स साइट जो क्रेडिट कार्ड डेटा को HTTP पे ट्रांसमिट करती है, ना कि HTTPS पे. अगर कोई अटैकर कॉफ़ी शॉप या पब्लिक वाईफाई पे मैन इन द मिडल अटैक सेटअप करे, तो वो सारे ट्रैफिक स्निप कर सकता है और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा सकता है. ओके, डिटेक्शन के लिए TLS और SSL कॉन्फ़िगरेशन स्कैन किए जाते हैं. स्टैटिक एनालिसिस टूल से वीक एल्गोरिथम ढूंढे जाते हैं और सेंसिटिव डेटा फ्लो मैपिंग की जाती है. मतलब ट्रैक किया जाता है डेटा कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है. ओके, प्रिवेंशन के लिए TLS वर्जन 1.2 या यूज़र ऊपर इन्फोर्स करना चाहिए हर जगह. स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यूज़ करो जैसे AES 256 इंक्रिप्शन. AES 256 इंक्रिप्शन के लिए और बिक्रिप्ट या आर्गन 2 पासवर्ड हैशिंग के लिए. आर्गन 2 इज़ लाइक पासवर्ड हैशिंग. ओके, के लिए यूज़ होता है, वो टूल है. इंक्रिप्शन की को रेगुलरली रोटेट करो और एक सिक्योर वॉल्ट में स्टोर करो. इसके टेस्टिंग टूल्स हैं जैसे OSP, ZAP और Nmap. काफ़ी फेमस है, मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ. लोग लॉग्स या URLs कभी सेंसिटिव डेटा पे मत डालना. डेटा को रेस्ट और ट्रांजिट दोनों में इनक्रिप्ट करो और डिक्रिप्टेड TLS वर्जन और साइफर को डिसेबल करो. ओके, चलते हैं तीसरे
ऑस्प नंबर 3। तीसरा है इंजेक्शन, जिसमें एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ओएस कमांड्स और एलडीएपी इंजेक्शन सब इंक्लूड होते हैं। सीवियरिटी है क्रिटिकल, सीडब्ल्यूई कोड है 89, 78 एंड 90, बहुत इंपॉर्टेंट। इंजेक्शन तब होती है जब अनट्रस्टेड, मतलब यूज़र का दिया हुआ इनपुट डायरेक्टली एक इंटरप्रेटर को कमांड या क्वेरी के पार्ट के रूप में भेज दिया जाता है बिना प्रॉपर वैलिडेशन के। इससे ओरिजिनल इंटेंडेड एग्जीक्यूशन चेंज हो जाता है। रूट कॉज हैं अनसैनिटाइज्ड यूज़र इनपुट जो डायरेक्टली क्वेरीज में डाल दिए जाते हैं, डायनेमिक क्वेरी या कमांड कॉन्टेनिनेशन और पैरामीटराइजेशन या इनपुट वैलिडेशन का ना होना। ओके, इम्पैक्ट बहुत सिवियर होता है। कंप्लीट डेटा ब्रीच, डेटा मैनिपुलेशन या डिलीशन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और पूरे सिस्टम का टेक ओवर। सी, अब देखते हैं अटैक का वर्कफ्लो। अटैक वर्कफ्लो सिंपल है। अटैकर इनपुट फील्ड में एक मलिशियस पेलोड इंजेक्ट करता है, ध्यान से समझना, एंड देन इंटरप्रेटर मतलब डेटाबेस या ओएस उस क्राफ्टेड क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता है। इससे लॉजिक बाईपास हो जाते हैं या डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और वर्स्ट केस में पूरा डेटाबेस या ओएस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके, यही है इंजेक्शन। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। लॉगिन फॉर्म में सी लॉगिन फॉर्म में और वन ऐसे तुमने देखा होगा यूआरएल में टाइप का पेलोड डाल देना। अगर बैकएंड क्वेरी प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं है तो ये पेलोड ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर देते हैं और पूरी यूजर टेबल डंप हो जाती। ओके, ये सबसे पुराना लेकिन आज भी सबसे कॉमन अटैक है। डिटेक्शन के लिए एसक्यूएल मैप जैसे ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल यूज होते हैं। एसक्यूएल मैप, WAF लॉग्स को पैटर्न एनालाइज किया जाता है और मैनुअल पेलोड फजिंग भी की जाती है। इसका प्रिवेंशन क्या है? इसको कैसे पहले से अटैक होने से पहले बचा लें हम इसको? सी, प्रिवेंशन का गोल्डन रूल है, कभी भी रॉ यूजर इनपुट को डायरेक्टली क्वेरी में कनकेटिनेट मत करो। इंस्टेड पैरामीटराइज्ड क्वेरीज या ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यूज करो। स्ट्रिक्ट अलाउ लिस्ट बेस्ड इनपुट वैलिडेशन करो और डेटाबेस अकाउंट्स को लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल पे रखो, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही परमिशन। इसके भी काफ़ी फेमस टेस्टिंग टूल्स हैं जो अभी मैंने बताया। एक तो एसक्यूएल मैप है, दूसरा बर्ब सूट से भी कर सकते हो, एंड द थर्ड इज ऑस्प जैप। ओके, सी, कभी भी ओके मैंने ये बता ही दिया। एनीवेज, अब चलते हैं चौथे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, इनसिक्योर डिज़ाइन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की वल्नरेबिलिटीज है। ये तब होती है जब आर्किटेक्चर या डिज़ाइन स्टेज पे ही सिक्योरिटी कंट्रोल मिसिंग या इनफेक्टिव होते हैं। समझ आया? और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन से ही फिक्स नहीं होती, इसको डिज़ाइन लेवल पे भी एड्रेस करना पड़ता है। इसका रूट कॉज है डिज़ाइन के वक्त थ्रेड मॉडलिंग ना करना, बिजनेस लॉजिक लिमिट चेक्स मिसिंग होना और ट्रस्ट बाउंड्रीज डिफाइन ना होना। सी, इसमें इम्पैक्ट भी बहुत सीवियर होता है। इम्पैक्ट में फाइनेंशियल फ्रॉड, वर्कफ्लो अब्यूज़ और सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन शामिल हो हैं जो हर यूज़र सेशन में रेप्लिकेट हो सकती हैं। मतलब ये कोई
एक बार का बग नहीं है, बल्कि डिज़ाइन की ही कमज़ोरी है जो बार-बार एक्सप्लॉइट हो सकता है। ओके। अटैक पहले बिज़नेस वर्कफ़्लो को एनालाइज़ करता है, फिर वो लॉजिक गैप ढूँढता है जहाँ थ्रेट मॉडलिंग नहीं की गई है। उसके बाद वो वर्कफ़्लो को अब्यूज़ करता है, जैसे पेमेंट स्टेप को ही स्किप कर देना, और लास्ट में अनइंटेंडेड आउटकम अचीव कर लेता है। सी, इसका रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एग्ज़ाम्पल। एक टिकटिंग वेबसाइट का सी इस लाइन को पढ़ो। एक टिकटिंग वेबसाइट का चेकआउट फ्लो, अगर वो रिप्लाई किया जा सकता है बिना पेमेंट वैलिडेशन के, तो अटैकर अनलिमिटेड सीट्स रिजर्व कर सकता है बिना पैसे दिए। ये कोडिंग बग नहीं है, ये डिज़ाइन की ही फ्लो है। ध्यान से समझना। सी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कोडिंग या मलिशियस कोड से ही सिस्टम हैक हो सकता है? सी, दिस वल्नरेबिलिटी इज द गुड एग्जांपल इन सिक्योर डिज़ाइन। इसमें कोड लेवल, जैसे एसक्यूएल में हम कोड लेवल पे कोई वल्नरेबिलिटीज़ देखी थी, यहाँ पे डिज़ाइन लेवल पे वल्नरेबिलिटीज़ है कि हमने ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया जिसने टिकट सिस्टम में उसने सारे टिकट सिक्योर कर लिए बिना पैसे दिए, और अगर पैसे दिए तब भी वो सारे टिकट्स नहीं ले सकता। इससे कन्वीनियंस कॉज हो सकता है। ओके। डिटेक्शन के लिए थ्रेड मॉडलिंग वर्कशॉप्स किए जाते हैं, अब्यूज़ केस और बिजनेस लॉजिक टेस्टिंग होती है, और आर्किटेक्चर सिक्योरिटी रिव्यू कंडक्ट की जाती है। प्रिवेंशन के लिए मेजर फीचर का थ्रेड मॉडल बनाया जाता है, यह बनाना चाहिए। सिक्योर डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई करो और ट्रस्ट बाउंड्रीज को और लिमिट करो और क्लियरली डिफाइन करो। टूल्स उसमें सेम, बर्ब सूट और ऑस्प जैप। ओके, तो मैं दिखाता हूँ ऑस्प जैप क्या होता है। सी, ये ऑस्प द्वारा बनाया ही एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। हमने देखा लास्ट में हमने काफ़ी ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ देखे जो इन वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने में, प्रिवेंट करने में यूज़ किए जाते हैं। टेस्टिंग टूल्स हैं बेसिकली। फाइन। सी, कोडिंग शुरू होने से पहले थ्रेड मॉडल करो, हर फीचर्स को, व्यूज को डिफाइन करो, और सिक्योरिटी गेट में डिज़ाइन का रिव्यू करो। समझ आई बात? अब आज का लास्ट देखते हैं, छोटा सा ही वीडियो है, हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। ओके। 5वां नंबर है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिवियरिटी हाई, CWE नंबर 16। यू कैन चेक। ये तब होती है जब एप्लीकेशन के डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग्स इनसिक्योर होते हैं। देखते हैं इसको। सेटअप इनकम्प्लीट होता है, क्लाउड स्टोरेज ओपन रह गया, या वर्बोस एरर मैसेज एप्लीकेशन एक्सपोज कर देती है। रूट कॉज है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल या सेटिंग एक्टिव रह जाना, अननेसेसरी फीचर्स या पोर्ट्स इनेबल रह जाना, और वर्बोस एरर मैसेजेस जिनमें स्टैक ट्रैक्सेस शो हो जाते हैं। इम्पैक्ट, फुल सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, डेटा एक्सपोजर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लेटरल मूवमेंट। अटैक वर्कफ्लो, अटैकर पहले एक्सपोज्ड सर्विसेज और पोर्ट्स को स्कैन करता है, फिर वो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल या ओपन पैनल ढूंढता है, उसके बाद एडमिन या डीबग इंटरफेस तक एक्सेस कर लेता है, और लास्ट में पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में पिवट कर फुल कॉम्प्रोमाइज अचीव करता है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। रियल वर्ल्ड में ये देखा गया है कि एक्सपोज्ड कुबेरनेट्स डैशबोर्ड जिनमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है,
जिनमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती, अटैकर्स को मलिशियस बॉट्स डिप्लॉय करने देने पूरे क्लस्टर में। डिटेक्शन के लिए एनमैप से पोर्ट्स और सर्विस स्कैनिंग की जाती है। निक्टो जैसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, जो हम देखेंगे अपने लिनक्स वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, निक्टो से सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन स्कैन होती है, और क्लाउड पोस्चर मैनेजमेंट, जिससे CSPM कहते हैं, यूज़ होती है। प्रिवेंशन के लिए कॉन्फ़िग्स को हार्डन करो, अनयूज्ड फीचर डिसेबल करो, सिक्योर बेसलाइन डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट करो, और रेगुलरली पैच और रिव्यू करो कॉन्फ़िग्स को। टेस्टिंग टूल्स इज लाइक Nmap, Nikto, OSZAP, many more. ओके, अब तुम एक बार इस पे ध्यान से देखो, 1 मिनट पहले वाले को, उसके बाद मुझे खुद थोड़ा टाइम लो और मुझे बताओ अगर तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम कल देखेंगे अगला 5 वल्नरेबिलिटीज़, उसके बाद वल्नरेबिलिटीज़ लाइफ साइकिल एंड टेक्स्टिंग आर्शनल्स भी देखेंगे। देखो कितनी सारी चीज़ें थी PDF में, लेकिन कल के वीडियो में डिटेल में देखते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। चलो एक छोटा सा रिकैप दे दूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें आसानी हो, ताकि तुमने जो अभी 30 मिनट लगाए हैं वो तुम इस वीडियो से कुछ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता तुम 30 मिनट यहाँ पे रुक के देखो और तुम्हें कुछ नहीं मिले। सी, हमने देखा था OSP, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाना सिखाती है। इसका मेन गोल है नो मोर इनसिक्योर सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स। OSP एक टीचर है, हैकर नहीं है, सिंपल। ये वेबसाइट और एप्लीकेशन को हैक नहीं करता, ये बताता है एप्लीकेशन में कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें, उन्हें कैसे फिक्स करें, सिक्योर कोडिंग कैसे करें। ठीक है, लिटिल बिट हिस्ट्री। ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? इससे पहले, OSP के आने से पहले, हर कंपनी अपनी अपनी फायरवॉल, अपने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज़ करती थी, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप तो तब, एनीवेज, गूगल, इन सब के प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते थे। किसी ने कुछ किया, किसी ने, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। तो OSP नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, स्पेशली फुलफिल फॉर दिस पर्पस। ओके, और ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए ही बनाई गई थी। कंप्लीटली ओपन सोर्स कम्युनिटी है ये। वॉलंटियर्स पूरी दुनिया से कंट्रीब्यूट करते हैं इससे। सारे रिसोर्सेस मोस्टली फ्री हैं। इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। इमेजिन तुम एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो जिसमें फीचर्स है लॉगिन, साइन अप, पेमेंट, प्रोफाइल, एडमिन पैनल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर एक अटैक आता है, उसने सिर्फ URL में चेंज कर दिया थोड़ा सा, और सडनली एडमिन का अकाउंट खुल गया। डेवलपर भी लाइक, अरे ये कैसे हो गया। अटैकर भी लाइक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ऑथराइजेशन चेक ही नहीं की। इस टाइप की मिस्टेक्स कॉमनली कंपनीज में देखी गई हैं, इसलिए OSP बना। OSP बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया। OSP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ निकालता है हर साल। ये दुनिया की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट है। ऑलमोस्ट हर कंपनी इसको फॉलो करती है। इसकी और पता है क्या खासियत है? ये चीट शीट्स भी निकलते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोडिंग गाइड, पासवर्ड स्टोरेज कहाँ करें, ऑथेंटिकेशन कहाँ करें, SQL इंजेक्शन प्रिवेंशन, क्रॉस साइट प्रिवेंशन, JWT सिक्योरिटी, सेशन मैनेजमेंट, एवरीथिंग।
और इसमें टेस्टिंग गाइड भी रहती है कि अगर तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको टेस्ट कैसे करें। टेस्टिंग गाइड, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। टेस्टिंग गाइड्स में क्या होता है, पेन टेस्टर्स को बताता है वेबसाइट टेस्ट कैसे करनी है। फोर्थ वन इज ASVS। अब ये क्या है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड। ये कंपनीज को चेकलिस्ट देता है, पासवर्ड पॉलिसी, सेशन टाइम आउट, लॉग इन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एवरीथिंग। एंड फिफ्थ इज, एंड फॉर मी जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जूस शॉप। ये इंटेंशनली वल्नरेबल वेबसाइट है। अब तुम बोलोगे इंटेंशनली वल्नरेबल वेबसाइट क्यों बनाई? प्रैक्टिस के लिए। तुम लीगली हैक कर सकते हो उसको। ये जानबूझ के हैक करने के लिए बनाई गई है, सीखने के लिए, सिंपल। इसको जूस शॉप कहते हैं, ऑस्प जूस शॉप, सिंपल। सिक्स्थ इज वेब गोट, मैसे वाला नहीं, अलग। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है रियल वल्नरेबिलिटीज प्रैक्टिस करने के लिए। फेयर इनफ। ऑस्प का यूज कौन कौन करता है? सारे डेवलपर्स, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, पेन टेस्टर्स, एसओसी एनालिस्ट, ऐप सिक्योरिटी इंजीनियर, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी ऑडिटर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारी। रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज फ्लिपकार्ट लॉगिन पेज पे तुम पासवर्ड एंटर करते हो, डेवलपर्स ने एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट नहीं की, ओके, सिंपल उसके यूआरएल में छोटा सा चेंज कर दिया ऐसा, और लॉगिन बाईपास हो गया, इतना सिंपल था। सो इसलिए ये ज़रूरी है। क्या ऑस्पेक गवर्नमेंट है? नो, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो फ्री सिक्योरिटी नॉलेज शेयर करती है। क्या ऑस्प एक टूल है? नो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑस्प एक न टूल है, न स्कैनर है, न सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक और क्वेश्चन, क्या ऑस्प सिर्फ हैकर के लिए है? बिल्कुल भी नहीं, ये मेनली डेवलपर्स के लिए बनाई गई है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं। ओके, अब तुम अगर भूल गए हो तो जल्दी से इसका फुल फॉर्म लिखो कमेंट में, आई डेयर यू। अगर इतना तक वीडियो देखा है तो वेरी वेरी थैंक यू। इसका फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, सिंपल। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले 5 वल्नरेबिलिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल नेक्स्ट कवर करते हैं 5, और तुम्हें और मज़ा आएगा कल वाले वीडियो में, क्योंकि अगले 5 वल्नरेबिलिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम फिर एक रोड मैप देखेंगे प्रॉपर अबाउट साइबर सिक्योरिटी की आने वाले 1 महीने में हम क्या करने वाले हैं, और कल का सेशन प्रोबेबली लाइव सेशन होगा। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।